हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड वेलकम टू अनअकैडमी। हम अपनी 15 मिनट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें हम बायो का हर चैप्टर 15 मिनट में कर रहे हैं। जिसने इस प्लेलिस्ट को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज इस प्लेलिस्ट को देखें। इसमें सारे चैप्टर्स 15 मिनट में करे हुए हैं एंड इन सब के सुपर नोट्स यानी कि इनके जो माइंड मैप्स है जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इन सब का PDF आपके पास आएगा मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में। दिस इज द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम। इसको भी प्लीज ज्वाइन करके रख लीजिएगा। ओके जी, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो आप जानते हैं सारे लिविंग सेल्स को क्या चाहिए है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए है फॉर सर्वाइविंग एंड वेस्ट प्रोडक्ट को हमें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, राइट मेरे बच्चों। बट ये करेंगे कैसे, ये कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अ एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट मेथड। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो यार स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स ये अपनी बॉडी कैविटीज के द्वारा ही कर लेती है, लेकिन ह्यूमन के पास एक स्पेसिफिक फ्लूइड है जिसका नाम है ब्लड। द मेजर फ्लूइड इज ब्लड एंड एक्सेसरी फ्लूइड जो हमारे पास है साइड में रहता है। बॉडी में दो तरीके का फ्लूइड है, एक ब्लड हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका, लिम्फ हो गया। नेक्स्ट अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड में क्या क्या है, ब्लड मेजरली कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा इज 90 to 95% ऑफ व्हाट, वाटर ओनली। वाटर के अलावा मेरे बच्चों इसमें गैसेस, प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, अमाइनो एसिड, ये सब भी होता है। मेन जो है 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। बाकी का जो पोर्शन है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो प्लाज्मा तो 55% ऑफ द ब्लड बनाता है। कितना प्लाज्मा मेरे बच्चों, 55% ऑफ द ब्लड बनाता है। बाकी का 45% कौन बना रहा है, 45% बना रहा है मेरे बच्चों आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है जी, तो देखिए, तो प्लाज्मा इज 90 to 92% ऑफ वाटर, 6 to 8% इसका प्रोटीन्स बनाता है, स्ट्रॉ कलर्ड है, विस्कस फ्लूइड है एंड 55% ऑफ द ब्लड है। अब प्लाज्मा में कौन से मेजर 3 प्रोटीन्स है, पहला है फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजन की बात करें इट्स क्लॉटिंग प्रोटीन, ग्लोबुलिन की बात करें तो IgAs इम्यूनोग्लोबुलिन्स यहाँ पर यूज होते हैं एंड एल्ब्यूमिन की बात करें तो ये ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर BCOP को मेंटेन करता है। किसको, BCOP को मेंटेन करता है। नेक्स्ट आते हैं कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ऐसी भी चीजें हैं। अगर मैं बात करूं प्लाज्मा में से अगर मैं क्लॉटिंग प्रोटीन्स निकाल दूं तो ऊपर जो आपको येलो येलो कलर का सामान दिखता है वो क्या है, आपका सीरम है। देन आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। 3 तरीके के फॉर्म्ड एलिमेंट है, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर एक्चुअली नॉट द रियल सेल। RBC की अगर मैं बात करूं, मूविंग ऑन टू द RBC, दे आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट सेल्स है। 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता ऑन मेच्योरिटी। लाइफ स्पैन इज 120 डेज। 120 डेज के बाद दे डाई एंड ग्रेवयार्ड ऑफ RBC इज स्प्लीन। ठीक है, अब RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड इन नॉर्मल पर्सन। ये जो हीमोग्लोबिन है इट कंटेन्स रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, इस वजह से हमारे ब्लड का कलर भी रेड होता है। बनता कहाँ पर है, बोन मैरो में। किस प्रोसेस के द्वारा बनेगा, एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है जी, यस, बाय कॉनकेव इन शेप एंड ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस में। देन आते हैं हमारे पास WBC। WBC आर न्यूक्लिएटेड सेल एंड दे डोंट हैव एनी फिक्स शेप। ये अमीबा की तरह होते हैं, कोई फिक्स शेप नहीं होती है। इनका नंबर काफी कम होता है एज कम्पेयर टू RBC। 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। कलरलेस है, शॉर्ट लिव्ड है एंड टोटल 5 तरीके के WBCs हैं। 3 आते हैं ग्रैनुलोसाइट कैटेगरी में और 2 आते हैं ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट में आपकी न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल डिपेंडिंग अपॉन द स्टेनिंग। अगर मैं न्यूट्रोफिल के फंक्शन की बात करूं, फैगोसिटिक सेल्स है, मोस्ट अबंडेंट है, 60 to 65% यही बनाते हैं। इसके नंबर पे बहुत सारे सवाल आते हैं। इओसिनोफिल की बात करें तो 2 to 3% एलर्जिक रिएक्शन एंड रेजिस्ट इन्फेक्शन। बेसोफिल की बात करें तो सबसे कम होते हैं, 0.5 to 1%। हिस्टामिन सीक्रेट करेंगे, सेरोटोनिन, हेपरिन एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में रोल होता है। देन ए ग्रैनुलोसाइट जिसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब लिम्फोसाइट आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़े, 20 to 25%। 2 तरीके के लिम्फोसाइट्स होते हैं, B and T लिम्फोसाइट्स, ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये हम वहां पढ़ते हैं। देन आते हैं मेरे पास मोनोसाइट। 6 to 8% मेरे पास कौन से सेल्स है मेरे बच्चों, मोनोसाइट्स है। इनका फंक्शन भी न्यूट्रोफिल्स जैसा है, दैट इज फैगोसिटिक इन नेचर। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर एक्चुअली नॉट रियल सेल। ये बड़े से सेल, एक बोन मैरो एक बड़ा सा सेल बनाता है जिसका नाम है मेगाकेरोसाइट। मेगाकेरोसाइट के टूटने से बनते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, यस, इनका नंबर लाखों में है, 1.5 लाख से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। देन अगर इनका नंबर कम हो जाएगा तो मेरे बच्चों कभी भी आपको चोट लगेगी तो ब्लड लॉस रुकेगा नहीं। ठीक है, ब्लड लॉस होता जाएगा, क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। देन आता है ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग 2 तरीके की है, ABO एंड RH ब्लड ग्रुपिंग। अगर मैं बात करूं ABO ब्लड ग्रुपिंग की तो आपके पास 2 तरीके के सेल्फ एंटीजन है, A एंड B। जिसके पास A एंटीजन होगा उसका A ब्लड ग्रुप होगा और ये एंटीजन प्रेजेंट कहाँ होते हैं, RBC की मेम्ब्रेन के ऊपर। RBC की मेरे बच्चों मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। जिसके पास जो एंटीजन होगा वो वाला ब्लड ग्रुप होगा। A एंटीजन है मेम्ब्रेन के ऊपर तो A ब्लड ग्रुप, B है तो B, दोनों है तो AB, कोई नहीं है तो 0।
ओ ब्लड ग्रुप। अब जो एंटीजन है उससे ऑपोजिट आपकी एंटीबॉडी नहीं हो सकती, दूसरी होगी, यानी कि अगर आपको ऐसे ही एंटीजन है तो एंटी ए नहीं होगी, एंटी बी होगी, बी है तो एंटी बी नहीं होगी, एंटी ए होगी, दोनों है तो कोई नहीं रख सकते, अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो दोनों रख सकते हैं। अब कौन किसको डोनेट कर सकता है, सीधी सी बात है मेरे बच्चों, ये जो ओ ब्लड ग्रुप है ना, ए बी, ये जो ओ ब्लड ग्रुप है ये सबको डोनेट कर सकता है, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी, ठीक है। तो मतलब ओ मेरा क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल डोनर, ओ क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, यूनिवर्सल डोनर, एंड हमारा ए बी क्या बन जाएगा, ए बी क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब अगर पॉजिटिव नेगेटिव में जाएंगे तो एक्चुअली में ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। आरएच ग्रुपिंग की बात करें तो आरएच इज वर्ड हैज कम फ्रॉम रीसस मंकी, तो उसमें एक एंटीजन था जिसका नाम है आरएच एंटीजन। अब वो जिन ह्यूमंस में पाया जाता है वो लोग आरएच पॉजिटिव होता है, मेजोरिटी में पाया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपका ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, दैट मीन्स आपके पास ए एंटीजन भी है और आरएच एंटीजन भी है। देन एक स्पेसिफिक केस दिया हुआ है किसका, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का। किसका दिया मेरे बच्चों, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, कि अगर आरएच नेगेटिव मदर में आरएच पॉजिटिव फीटस आएगा तो फर्स्ट डिलीवरी में देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी प्रॉब्लम। फर्स्ट डिलीवरी में मेरे बच्चों देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी प्रॉब्लम, ठीक है, बच्चा डिलीवर हो जाएगा एंड लेकिन जाते जाते बच्चा अपने कुछ फीटल सेल, आरएच पॉजिटिव वाले सेल मम्मी के अंदर छोड़ जाएगा, तो मम्मी का इम्यून सिस्टम एंटी आरएच एंटीबॉडी बनाएगा। अब वो एंटी आरएच एंटीबॉडी जो है उसकी लाइफ बहुत है, तो प्रॉब्लम कब आएगी, प्रॉब्लम आएगी मेरे बच्चों सेकंड प्रेगनेंसी में। सेकंड प्रेगनेंसी में वो जो एंटी आरएच एंटीबॉडी पहले बनी थी वो क्रॉस करके प्लेसेंटा को क्रॉस करके मेरे बच्चों सेकंड वाले बच्चे तक जा सकती है एंड उसके आरबीसी तोड़ देगी। आरबीसी तोड़ देगी तो मेरे बच्चों हेमोलाइसिस हो जाएगा, बच्चे को जॉन्डिस हो सकता है, अनीमिया हो सकता है, बच्चे की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। क्या बोलते हैं, हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है जी, यस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों इसको, हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, क्योंकि बेसिकली नुकसान किसको हो रहा है, नुकसान हो रहा है हमारे आरबीसीज को। तो इसके लिए किया क्या जाएगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी के तुरंत बाद मदर को एक एंटीबॉडी दी जाती है, एक वैक्सीन एडमिनिस्टर करी जाती है एंड दैट वैक्सीन इज कॉल्ड एज रोगम वैक्सीन। दैट वैक्सीन इज कॉल्ड एज मेरे बच्चों रोगम वैक्सीन। ओके जी, नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लड क्लॉटिंग पे। ब्लड क्लॉटिंग पे जब हम आएंगे, ये आपने पढ़ लिया, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इज फेटल, डेथ हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। ब्लड क्लॉटिंग की अगर मैं बात करूंगी, सबसे पहले क्या होगा, आपको चोट लगेगी, चोट लगने के बाद क्या रिलीज होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या रिलीज होगा मेरे बच्चों, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये लिखने नहीं देगा लगता है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ इशू इज देयर बट ओके, एनीवे आप ऐसे ही सुन लीजिए, क्या रिलीज होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन के बाद मेरे बच्चों क्या आएगा, थ्रोम्बोकाइनेस। थ्रोम्बोकाइनेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव है, ये उसको एक्टिवेट करके क्या बना देगा, थ्रोम्बिन। एंड देन मेरे बच्चों थ्रोम्बिन जो है वो आगे जाके फाइब्रिनोजन को एक्टिव करके क्या बना देगा, फाइब्रिन। फाइब्रिन जो है ना इस तरीके के ऐसे मेशवर्क बना लेंगे जिसके अंदर हमारे सेल्स जो है वो ट्रैप हो जाएंगे एंड दिस विल हेल्प इन द क्लॉटिंग। एंड ये जो स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, क्लॉट बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, कोएगुलम बोलते हैं। क्लॉट बोलते हैं या फिर कोएगुलम बोलते हैं। देन आता है लिम्फ। लिम्फ की बात करें तो लिम्फ बनता भी ब्लड से है और वापस ड्रेन भी किसमें हो जाता है, वेन्स में होता है, यानी कि ब्लड में ही आपका ड्रेन हो जाता है। बनता कैसे है, मान लीजिए कहीं भी ब्लड कैपलरी है, ब्लड कैपलरी से कुछ प्लाज्मा निकलता है, ऑक्सीजन देता है, ग्लूकोज देता है। अब जितना प्लाज्मा निकलता है उतना वापस नहीं जा पाता। अब जो बाहर रह गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। अब इसको बाहर तो नहीं रख सकते, इसको हम डाल देते हैं लिम्फ वेसल के अंदर। अब उसका नाम चेंज हो जाता है, क्या बन जाता है, लिम्फ। यानी कि लिम्फ कुछ नहीं है, प्लाज्मा का ही दूसरा नाम है, लेकिन वो जगह आपकी चेंज हो चुकी है। तो लिम्फ की अगर मैं बात करूं तो लिम्फ के अंदर मेरे बच्चों बहुत सारे लिम्फोसाइट्स होते हैं। इसके अंदर कोई आरबीसी नहीं होंगे, तभी इसका कलर पेल कलर होता है एंड इट कैरीज मेनी न्यूट्रिएंट्स, फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय लिम्फेटिक वेसल और उस लिम्फेटिक वेसल का नाम क्या है, लैक्टील। लिम्फ के अंदर बात करें तो प्रोटीन की मात्रा ब्लड से क्या होती है, कम होती है, ठीक है, यस, प्रोटीन की मात्रा ब्लड से क्या होती है, कम होती है एंड डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं और इसका कलर भी रेड नहीं होता है। नेक्स्ट आता है सर्कुलेटरी पाथवे पे। तो वन इज ओपन, वन इज क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो होगा जिसमें द ब्लड फ्लोज इनटू द ओपन स्पेसेस व्हिच इज कॉल्ड एज साइनसेस। ब्लड द सेल्स आर बेथिंग इन द ब्लड, एक्चुअली में नहा रहे हैं, ठीक है जी। अगर क्लोज की बात करें तो यहाँ कोई सेल एक्चुअली में डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में नहीं है, दे फ्लो इन प्रॉपर वेसल एंड यहाँ पर आपकी कैपलरी जो है वो प्रेजेंट होती है, यहाँ पर कैपलरी जो है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। दिस इज मोर एडवांटेजियस। देन आते हैं टाइप्स ऑफ हार्ट। 2 चेंबर्स है, 3 है, 4 है। 2 चेंबर की अगर मैं बात करूँ तो किसमें देखा जाता है, आपका फिश में 1 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, सिंगल सर्कुलेशन है एंड फिश के हार्ट में सिर्फ
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, इसीलिए उसके हार्ट को अपन लोग क्या बोलते हैं, वीनस हार्ट बोलते हैं। देन अपने आते हैं 3 चेम्बर हार्ट में। 3 चेम्बर हार्ट किसके पास प्रेजेंट है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स। अब यहाँ पर क्या है, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। देन अपने आते हैं जिसमें प्रॉपर सेपरेशन है, ऊपर अपने 2 एट्रिया हैं, 2 वेंट्रिकल हैं, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड कभी भी मिक्स नहीं होता है, डबल सर्कुलेशन है, वो देखी जाती है आपकी क्रोकोडाइल्स विच इज एन एक्सेप्शन फ्रॉम रेप्टाइल्स एंड देन बर्ड्स एंड मैमल्स। ओके जी, देन अपने लोग आ जाते हैं, यस लेट अस कम टू फिश का हमने पढ़ लिया है, एम्फीबियन रेप्टाइल का भी आपको बता दिया है, क्रोकोडाइल का भी बता दिया है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन के पास जो हार्ट है दैट इज मस्कुलर हार्ट, ठीक है, एंड प्रॉपर ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज भी है, वेन्स भी हैं और कैपिलरीज भी हैं, एंड ब्लड है विच इज अ फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसका ओरिजिन क्या है, मीजोडर्म। आपके हार्ट का भी ओरिजिन क्या है, मीजोडर्म, लेकिन एक कनेक्टिव टिश्यू ऐसा है जिसके अंदर क्या नहीं है, फाइबर्स नहीं है। क्या नहीं है, फाइबर्स नहीं है। तो हार्ट की बारे में बात करें तो इसका साइज बंद मुट्ठी के जितना है, मीजोडर्मली डिराइव्ड है। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम बना हुआ है। फ्लो की बात करें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवस के द्वारा राइट एट्रिया के अंदर जाता है एंड देन ट्राइकस्पिड वॉल्व को क्रॉस करके राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी इसको लेकर जाएगी आपके लंग्स के पास, लंग्स इसको ऑक्सीजनेट करेंगे, ऑक्सीजनेट करने के बाद पल्मोनरी वेन मेरे बच्चों इसको डाल देगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रिया में, देन बाइकस्पिड वॉल्व को क्रॉस करके आएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगी आयोटा जो कि इसको सारे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं भैया मेरा हार्ट जो है वो काम कैसे कर रहा है, इसमें कौन सी मसल्स थिक है, कौन सी मसल्स थिन है। देखो मेन काम जो है वो वेंट्रिकल ने करना है, क्योंकि एट्रिया ने तो ब्लड सिस्टोल करके पंप करके नीचे वेंट्रिकल को ही देना है तो काफी नजदीक है, लेकिन सबसे ज्यादा काम आपके इस लेफ्ट वाले वेंट्रिकल ने करना है। तो वेंट्रिकल की वॉल जो है वो हमेशा एट्रिया से क्या होती है, थिकर होती है, और अगर एक वेंट्रिकल चूज करना हो जिसकी थिकेस्ट होगी दैट इज गोइंग टू बी लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा काम करना है। देन आते हैं अपने द नोडल टिश्यू ऑफ हार्ट। देन किस पे आते हैं मेरे बच्चों, द नोडल टिश्यू ऑफ हार्ट। नोडल टिश्यू ऑफ हार्ट बेसिकली कार्डियक मसल्स ही हैं। क्या है, कार्डियक मसल्स है, एंड इन कार्डियक मसल्स ने क्या करना है, पूरे हार्ट को इन्हीं उसकी पंपिंग को रेगुलेट करना है, उसको चलाना है, क्योंकि हार्ट जो है वो एक्सटर्नली किसी के कांटेक्ट में नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, यही इसको चलाते हैं, ये मस्कुलेचर है इसका। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, राइट अपर कॉर्नर में साइनोएट्रियल नोड, देख रहे हैं साइनोएट्रियल नोड, ये आपके एट्रिया को सिग्नल देगा एंड यहाँ पर एवी नोड को सिग्नल देगा। तो एवी नोड कहाँ है, लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रिया, दोनों राइट एट्रिया में ही बैठे हैं। फिर एवी नोड से सिग्नल किसके पास जाएगा, एवी बंडल के पास जाएगा। किसके पास जाएगा मेरे बच्चों, एवी बंडल के पास। एवी बंडल आगे जाके डिवाइड हो जाएगा, देखो इधर भी डिवाइड हो गया, इधर भी डिवाइड हो गया, और ये जो फाइबर्स हैं दीज फाइबर्स आर कॉल्ड एज परकिंजे फाइबर्स। क्या नाम दोगे इनको, परकिंजे फाइबर्स। तो इस तरीके से आपका जो हार्ट की बीटिंग है वो रेगुलेट हो पाती है। अब एवी नोड्स आर ऐसे नोड एक्चुअल में आपकी इंपल्स जनरेट कर रहा है, कितनी बारी जनरेट करता है, 72 बारी जनरेट करता है पर मिनट। इसीलिए हम लोग ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। क्या बोलते हैं इसको, पेस मेकर। और हम एवी नोड को क्या बोलते हैं, पेस सेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज पेस सेटर, दैट इज कॉल्ड एज पेस सेटर ऑफ द हार्ट। ठीक है, नाउ माय हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल। देखो ऐसे नोड ने इंपल्स जनरेट की, दोनों एट्रिया को दी, एवी नोड ने आगे एवी बंडल को दी, एंड देन वो परकिंजे फाइबर की मदद से फैल गई। तो पेस मेकर कौन हो गया, ऐसे नोड 70 to 75 बीट्स करने पर मिनट बीट करने के लिए सिग्नल देता है। क्या एवी बंडल, एवी नोड भी सिग्नल दे सकता है, हाँ दे सकता है, बट 70 बारी नहीं दे पाएगा, थोड़ा कम दे पाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल को होने में कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड्स। अगर मैं इसको इवेंट्स में डिवाइड करूँ तो देयर आर एक्चुअली 3 इवेंट्स। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल की बात करें तो दोनों एट्रिया साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड इसमें वेंट्रिकुलर फिलिंग हो जाएगी। अब इस समय पर क्या हो जाएगा, इस समय पर मेरे बच्चों आपके जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं दे विल बी ओपन। बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व मेरे बच्चों दे आर गोइंग टू बी ओपन। ठीक है जी, तभी एट्रियल सिस्टोल होगा, ऐसे नोड से सिग्नल आ रहा है और हम वेंट्रिकल्स को फिल कर रहे हैं। रूट ऑफ ग्रेट वेन्स विल बी क्लोज। देन आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल को होने में कितना समय लगा, 0.1 सेकेंड लगे। कितना समय लगा, 0.1। इसको होने में कितना समय लगेगा मेरे बच्चों, 0.3 सेकेंड्स। कितना समय लगेगा इसको होने में, 0.3 सेकेंड। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में बात करूं तो दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अचानक से तो नहीं करेंगे, सबसे पहले मुझे अपने जो एवी वॉल्व्स हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। उनको मेरे बच्चों क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो हम इस तरीके से हमेशा पाई चार्ट से मैं आपको सिखाती हूँ, है ना, पाई चार्ट से सिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए
So we have atrial systole, we have ventricular systole and we have joint diastole. तो atrial systole मैंने बता दिया, दोनों एट्रिया साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करें, वेंट्रिकुलर फिलिंग हुई, 30% वेंट्रिकल अभी फिल हो गए, 30% याद रखना है. एंड देन मेरे बच्चों वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात आई. तो सबसे पहले जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे ब्लड के वापस जाने का चांसेस है, तो सबसे पहले हम एवी वॉल्व को बंद कर देंगे. वॉल्व के बंद होने की हमेशा आवाज आती है, यहाँ पर आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड आ जाएगी जिसका नाम है लब. देन वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे. सिस्टोल करेंगे मतलब इधर वाले वेंट्रिकल से जो राइट वेंट्रिकल है वहां से आपका ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जाएगा आपका अयोटा के अंदर. यानी कि इस समय पर हम सेमिल्यूनर वॉल जो है वो उनको ओपन रखेंगे एंड द ब्लड विल फ्लो इनटू रिस्पेक्टिव योर आर्टरीज. फ्लो कर गया. देन चारों के चारों चेंबर्स रिलैक्स स्टेज में आ जाएंगे. इस रिलैक्स स्टेज का क्या नाम है? जॉइंट डायस्टोल. इसको होने में कितना समय लगता है? 0.4 सेकंड्स लगते हैं. अब इस रिलैक्स स्टेज के अंदर मुझे एवी वॉल्व खोल के रखने पड़ेंगे, लेकिन सेमिल्यूनर वॉल्व तुरंत बंद करने पड़ेंगे और वॉल्व के बंद होने की आवाज आएगी विच इज द सेकंड हार्ट साउंड विच इज कॉल्ड एज डब. ठीक है, तो लब डब हो गया. तो लब और डब के बीच में गैप कितना हो गया? 0.3 सेकंड्स. और डब और लब के बीच में गैप कितना हो गया आपका? 0.4 प्लस 0.1 दैट इज गोइंग टू बी 0.5 सेकंड्स. ओके जी, तो ये बात हो गई आपके कार्डियक साइकिल की. एंड बचा हुआ जो मेरा वेंट्रिकुलर फिलिंग है वो इस जॉइंट डायस्टोल के अंदर हो जाएगा. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये मैंने आपको कार्डियक साइकिल बता दिया है. अब आते हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट चीज़ पर. अब कार्डियक साइकिल में आपने देखा कि भाई ब्लड को कितना समय लग रहा है? 0.8 सेकंड्स लग रहे हैं एक बीट में. लब डब 0.8 सेकंड्स यहाँ पर लग रहे हैं. अब एक वेंट्रिकल कितना ml ऑफ ब्लड रिलीज करता है ड्यूरिंग द सिस्टोल? दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम. स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 ml पर मिनट. अगर मैं स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूं हार्ट रेट से तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कार्डियक आउटपुट विच इज 5040 ml. अप्रॉक्सीमेटली देखेंगे तो 5 लीटर आपका आ जाएगा. देन आता है ईसीजी. ईसीजी कैसे कैलकुलेट होती है बेटा? 3 लीड्स स्टैंडर्ड ईसीजी में लगाई जाती है. वैसे मल्टीपल अलग तरीके की भी होती है, मल्टीपल लीड्स वाली भी होती है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में एक ही दी हुई है. तो एक लगाई जाएगी ईच रिस्ट एंड देन वन लेफ्ट एंकल एंड पूरा सिग्नल वो एक सर्किट बन जाएगा बाय विच यू कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट. अगर ईसीजी की बात करें तो टोटल इसमें मेन वेव्स कौन सी बनती है? पी वेव, क्यूआरएस एंड आपकी टी वेव्स बनती हैं. अब ये जो पी वेव है, पी वेव किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो पी वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एट्रियल डीपोलराइजेशन विच विल बी फॉलोड बाय एट्रियल सिस्टोल. क्यूआरएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन विच इज going to followed by ventricular systole and the last one is going to be ventricular repolarization denoted by your T wave. ठीक है, the end of T wave is going to denote the end of systole. अब आपको याद रखना है कि कोई भी इसमें डेविएशन होता है तो डॉक्टर जो है वो पता लगा सकते हैं कि कहीं हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है या नहीं है. तो एनी डेविएशन विल टेल अबाउट द एबनॉर्मैलिटी एंड नंबर ऑफ क्यूआरएस इज इक्वल टू हार्ट बीट और द पल्स रेट. ठीक है जी. देन अपने लोग आते हैं नेक्स्ट चीज पर, डबल सर्कुलेशन. अब जो मेरा हार्ट है वो ऊपर लंग से ही बातें कर रहा है और नीचे बॉडी टिश्यू से ही बातें कर रहा है. तो दो टाइप की इसमें सर्कुलेशंस चल रही होती है, वन इज पल्मोनरी एंड वन इज सिस्टेमिक. पल्मोनरी की बात करें तो राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देता है? पल्मोनरी आर्टरी को. लंग्स के पास जाती है, ऑक्सीजनेट करके लेकर आती है पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रिया. तो ये एक सर्कुलेशन होगी पल्मोनरी सर्कुलेशन. देन आते सिस्टेमिक सर्कुलेशन. लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा अयोटा को, टिश्यूज उसको यूज करेंगे, ब्लड को डीऑक्सीजनेट बनाएंगे एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवास के द्वारा आ जाएगा राइट एट्रिया. तो दो अलग अलग तरीके की सर्कुलेशन, टोटली सेपरेट विच इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन. देन अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो हमारे पास 3 तरीके की ब्लड वेसल्स हैं. वन इज आर्टरी, वन इज वेन एंड वन इज कैपिलरी. अब मैं आर्टरी और वेन की बात करूं तो इनके पास टोटल 3 लेयर्स होती हैं. सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है? ट्यूनिका एक्सटर्ना विच इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर्स. एंड बीच वाली लेयर कौन सी होती है? मीडिया. मीडिया बनती है स्मूथ मसल से. एंड सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होती है? ट्यूनिका इंटाइमा जो बनती है स्क्वामस एपिथेलियम जिसको हम एंडोथेलियम भी बोलते हैं. अब अगर आप डिफरेंस देखेंगे यहाँ पर वेन और आर्टरी का, तो आर्टरी में देखिए स्मूथ मसल की लेयर जो है वो मोटी है. यहाँ पर जो स्मूथ मसल है वो क्या है? थिक है एज कंपेयर टू योर वेन. यानी कि इसका जो ल्यूमन है वो छोटा है. इसका जो ल्यूमन है मेरे बच्चों, इसका जो ल्यूमन है दैट इज गोइंग टू बी नैरो. और इसका ल्यूमेन क्या है? वाइड. मतलब एक समय पर ब्लड किस में ज्यादा होगा? आर्टरी में ज्यादा होगा या वेन में ज्यादा होगा? तुम बोलोगे वेन में ज्यादा होगा. देन आते हैं कैपिलरी. अब कैपिलरी के पास ना एक्सटर्ना है ना ही मीडिया है. इसके पास सिर्फ एक ही इकलौती लेयर है दैट इज एंटाइमा. ठीक है, तभी कैपिलरी इज द बेस्ट वेसल फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सचेंज. देन आता है रेगुलेशन. रेगुलेशन मेरे बच्चों इंट्रिंसिकली होती है. नोडल टिश्यू है ना इसके पास, जो मस्कुलेचर है वही रेगुलेट करता है. बट फिर भी हमारे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के पास वी हैव द सेंटर जो कि
हार्ट रेट को थोड़ा कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसमें एड्रेनलिन रिलीज होता है, नॉर एड्रेनलिन रिलीज होता है, ठीक है, क्या रिलीज होता है, एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है, नॉर एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है, जो कि क्या कर रहा है, हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम है, जो कि हार्ट बीट को क्या करता है, डिक्रीज करता है। एड्रीनल मेडुला के हार्मोन भी यही काम करते हैं, क्योंकि वो भी एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन ही है। देन डिसऑर्डर्स, हाई बीपी को बोलते हैं हम लोग हाइपरटेंशन। नॉर्मल बीपी होता है आपका 120/80, अगर लेकिन 140/90 हो जाए लंबे समय तक उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे। 3 ऑर्गन इससे अफेक्ट होते हैं, वन इज हार्ट, अदर वन इज ब्रेन एंड नेक्स्ट वन इज किडनी, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, कैड। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या है, इट विल अफेक्ट द ब्लड वेसल्स। अगर आपने बहुत ज्यादा कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, फैट, फाइब्रस टिश्यू ये सब इकट्ठे हो गए मेरे बच्चों, यहाँ जमावट कर देते हैं, जिससे आपका जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाता है एंड हार्ट की मसल्स को ब्लड जो है वो कम मिलता है। दिस इज एथेरोस्क्लेरोसिस। देन मेरे पास आता है जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, हार्ट की मसल्स को ब्लड कम मिलेगा, तो बेटा एक बहुत तीखी सी पेन आएगी लेफ्ट साइड पर, विच इज कॉल्ड एज एंजाइना पेक्टोरिस, एक्यूट चेस्ट पेन, जब इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है हार्ट की मसल्स को। देन आता है हार्ट का फेलियर। फेल वो होता है जो अपना काम ना कर पाए। इफ हार्ट इज unable to pump, not pumping sufficient blood, that is called as heart failure। अचानक से हार्ट बंद हो जाए, which is called as cardiac arrest। and heart attack क्या होता है, heart muscles are suddenly damaged by the inadequate blood supply। क्योंकि होता क्या है, पहले इस्कीमिया होता है। इस्कीमिया मतलब ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम मिला, बहुत लंबे समय तक कम मिलेगा तो इन्फाक्शन हो जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू बी हार्ट अटैक, क्योंकि यहाँ पर डैमेज हो गया, इन्फैक्ट हो गया है। इस इन्फैक्ट से पहले क्या हुआ होगा, इस्कीमिया हुआ होगा। एंड विद दिस वी आर डन विद मेरे बच्चों बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना एंड कमेंट जरूर करके जाना कि हमने पढ़ लिया है। अगला वीडियो इसमें एक्सक्रीशन का आने वाला है। मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग ऑल द लेक्चर्स फ्रॉम द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट गिवन बिलो। एंड ये जो इसका क्या कहते हैं PDF है वो टेलीग्राम पर भी आएगा और मेरे व्हाट्सएप चैनल पर भी आएगा। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे पिन कर दूंगी। थैंक यू सो मच।